हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अगले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोगों ने अपना 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जो हमें 41 से स्टार्ट करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो दोस्तों, इससे हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट का मान कितना आएगा 1 1 में फिर क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 16 5 ऑफ 16 कितना आएगा 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 ऑफ 16 मतलब 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। अब 80 में क्या करना पड़ेगा 21 को ऐड कर देना पड़ेगा। 80 प्लस 21 कितना आ जाएगा 101। ये करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बर्फ का गलनांक बिंदु है। दोस्तों, अगर कोई वाटर है, अगर उसको हम 0 डिग्री पे ले जाएं तो वो बर्फ़ में जमने लगता है। यानी कि ये हुआ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री। अगर कोई बर्फ़ है, कोई आइस है, उसको हम 0 डिग्री पे ले आएँ, बर्फ़ से टेम्परेचर उसको 0 डिग्री पे ले आएँ तो वहाँ से वो बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। तो यानी वहाँ से गलना स्टार्ट कर देती है बर्फ़। तो उसका बर्फ़ का गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जब 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन पैमाने पे ले जाएंगे, केल्विन स्केल पे चेंज करेंगे तो उसका मान 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273 केल्विन होता है। वैसे तो एक्यूरेट बात किया जाए तो 273.15 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पे 273 दिया हुआ है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है निम्नलिखित चित्र हेतु दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज़ लेफ्ट होता है वो राइट में हो जाता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो सबसे पहले ये बॉक्स हम बनाएंगे। बॉक्स में क्या कर रहा है, ये वाला लेफ्ट में दिख रहा है हमें, जैसे राइट में दिख रहा है तो ये किस में हो जाएगा, ये वाला राइट में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला ऐसे उठा हुआ है तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो यानी ये देखते हैं किसमें दिया हुआ है, ऐसा फिगर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, डैश एक यौगिक नहीं है। तो दोस्तों, पहले यौगिक और मिक्सचर हमें पता होना चाहिए। यौगिक और मिक्सचर होता क्या है। अगर मिक्सचर की बात करें तो दोस्तों, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अगर उसे किसी फिक्स्ड रेशियो में ना मिलाया जाए, ऐसे ही लेकर उनको मिक्स कर दिया जाए तो वो मिक्सचर होता है। लेकिन अगर वहीं इनको एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाए, किसी भी कंपाउंड 2-3 एलिमेंट को लेकर उनको एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाए तो वह हमारा कंपाउंड बनता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 होता है, ये एक फिक्स्ड रेशियो में है। चाक का भी फार्मूला होता है इसी तरह, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का भी फार्मूला होता है, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लीड ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अनघा देशपांडे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। अनघा देशपांडे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। अनघा देशपांडे क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए एक भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है तो 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ टन में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें सैटिन का हमें पूछ रहा है। तो अगर हम 100% की बात करें, 100% 2015 में कितना उत्पादन हुआ था, 100% बराबर 1,50,000 का उत्पादन हुआ था। ओके दोस्तों, जब वहीं पे 1% की हम बात कर लें तो 1% कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 1500 टन का उत्पादन होगा।
तो सैटिन कितना है, यहाँ पे 5% है सैटिन, तो यानी 5% का मान पूछ रहा है, 5% बराबर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 7500 टन आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, 7500 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। दोस्तों गतिज ऊर्जा किसमें होती है, जो बॉडी या जो पार्टिकल मूव करती है, जो बॉडी मूव करती रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन उठा हुआ हथौड़ा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उठा हुआ हथौड़ा में कोई गति नहीं हो रही है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, न कि गतिज ऊर्जा होगी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, उठा हुआ हथौड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से विषम को पहचानिए। तो विषम को पहचानना इसमें बहुत ही आसान है। इसमें ओवरलैपिंग करा है, इसमें भी ओवरलैपिंग करा है उसी फिगर से, और इसमें भी ओवरलैपिंग करा है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में ओवरलैपिंग नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 बोल रहा है एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने एस अगेंस्ट ऑड्स नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 343 CU/cm मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया है। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, 343 घन सेंटीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 300 किसी भी घन का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। ये ए क्यूब में दिया हुआ है 343, तो साइड कितनी हो जाएगी उसकी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर उसकी साइड हो गई दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर साइड दी हुई, तो दो घनों को अब जोड़ दिया गया है। दो घनों को अब उनके साइड से जोड़ दिया गया है, तो एक ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इनको जोड़ दिया गया है, ये हमारा जोड़ के दिया गया। तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर और हाइट भी उसकी 7 सेंटीमीटर। तो इसका पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2L कितना है 14 इंटू बी कितना है 7 प्लस बी इंटू एच 7 इंटू 7 प्लस एच इंटू एल 7 इंटू 14, ये हो जाएगा हमारा इसका सरफेस एरिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इसका हमारा आ जाएगा 225, ये 2 इंटू 245, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 490, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 490 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया हमारा। सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 490 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मार्च 2017 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन फिंगरलिंग को नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए शुरू किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। यानी ये 150 मीटर ऊंची इमारत है और ये कोई हाइट का इमारत बी है, उसके शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। यानी कि ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और ये क्या बोल रहा है, इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण, 30 डिग्री का ये अवनमन कोण बनता है। ये 30 डिग्री बनता है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 150 सेंटीमीटर है, तो ये भी 150 होगा। और इसको हम मान लेते हैं एच। ये है बी इमारत, ये है ए।
तो हमसे पूछ रहा है इमारत बी की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे हम 10 का फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। यहाँ पे 10 यहाँ पे है, तो ये 1045 बराबर क्या होगा, हाइट अपॉन एक्स, ये मान लेते हैं एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एच हो जाएगा। पहला इक्वेशन हमारा बन गया। और यहीं पे लगा देंगे 1030 में, 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150√3। तो टोटल ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, x दोनों बराबर हो जाएगा, तो यानी h इज इक्वल टू 150√3 हो जाएगी। ये h की वैल्यू है। तो टोटल b की हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल b की हाइट हो जाएगी 150 प्लस 150√3। तो इसको लिख सकते हैं 150 1 प्लस √3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, उपरोक्त वेन आरेख किसी कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल M, N और L खेलते हैं। N एवं L खेल खेलने वाले परंतु M खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब N एवं L खेल खेलने वाले परंतु M न खेलने वाले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि N और L दोनों खेलें, ये दोनों खेलें लेकिन M ना खेलें। तो ये तो तीनों खेलने वाला ये 6 है, ये तो नहीं होगा हमारा। दोनों खेलने वाले M, N और L खेलने वाले दोनों कौन है, ये 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 9। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हम जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, V लैम्डा। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, V लैम्डा। दोस्तों यहाँ पे होता है V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, सॉरी यहाँ पे V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है। ये हमारा होता है ऑप्शन, मतलब ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो V हमें कितना दिया हुआ है, 400 मीटर पर सेकेंड, F कितना दिया हुआ है, 200 हर्ट्ज, और हमें लैम्डा पूछ रहा है यानी तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, इनटू लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 मीटर। करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 0.008594 का दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। 3 अंक तक पूछ रहा है पूर्ण मान, तो 3 अंक तक पूर्ण मान कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुनें। फूल, फल, पत्ते। फूल, फल, पत्ते, दोस्तों इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग बन जाएंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हिंट देखेंगे हम, कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। तो बीच में हमारा कौन सा छूटा, 13 का स्क्वायर ये है, 14 का स्क्वायर ये है, तो बीच में छूटा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर देख लेंगे किसमें है, ये 15 का स्क्वायर 225, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। कथन हमें बोल रहा है, नौकरी का विज्ञापन दर्शाता है 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नौकरी का विज्ञापन दर्शाता है 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, 30 साल से ज़्यादा की आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, 30 साल से ज़्यादा कोई भी आयु के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसने डिक्लेयर कर दिया है कि 30 साल की अधिकतम आयु, मतलब इससे ज़्यादा के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी आयु को भी डिक्लेयर कर चुका है, तो यहाँ पे ये भी सही है, यानी दोनों कथन हमारे सही हैं। तो दोनों निष्कर्ष हमारे
दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कढ़ाई सुंदर लगती है, कढ़ाई किसी भी चीज़ पे सुंदर लगती है। तो यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? चंद्रमा की रोशनी दिन दिन होती है, सघन में होती है, अंधेरा होती है, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। चंद्रमा की रोशनी ठंडी ठंडी होती है, मतलब जब चंद्रमा की रोशनी होती है तो हमें ठंडी का एहसास होता है, तो वो ठंडा हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।